स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। माय नेम इज निखिल सरेन। बेटे, मैं आज आपके साथ सीयूटी का ज्योग्राफी 2023 का पेपर पर डिस्कस करने वाला हूँ। इस पेपर को डिस्कस करते करते जो जो क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे, मैं आपको थोड़ा उसका इंसाइट बताते हुए चलूंगा। एज वेल एज हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे कि एग्जामिनर क्वेश्चन को कैसे घुमा सकता है और आपको कैसे प्रिपेयर करते हुए चलना है। तो बेटे, फॉर दैट लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 1। Arrange the following regional trade block on the basis of number of member nation in descending order। मीन्स कुछ हमें यहाँ पे ट्रेडिंग ब्लॉक्स दिए गए हैं, वो उनके कितने मेंबर्स हैं, उनके नंबर्स के बेस पे हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में उनको लगाना है। सबसे ज़्यादा किसके पास है, सबसे कम, ऐसे हमें अरेंज करना है। बट नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात की गई है, मीन्स नाफ्टा की बात की गई है। जब नाफ्टा की बात कर रहे हैं तो नाफ्टा में हमारे पास तीन मेंबर्स हैं। एक है का यूएसए, एक है कनाडा, एक है आपका मेक्सिको। बेटे, इस ग्रुप की जो फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन इस ग्रुप की 1992 की इसकी फॉर्मेशन है, ग्रुप की फॉर्मेशन है। ठीक है। नाउ सेकंड पॉइंट है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन में आज के डेट में हमारे पास 27 मेंबर है। इस ग्रुप की फॉर्मेशन भी हमारी 1992 की है, जो कि मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी के अंदर फॉर्म हुआ था। एंड 2020 में ब्रिटेन इस ग्रुप से चले गया था। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट आज की डेट में इसके कितने मेंबर हैं, 27 हम आपके मेंबर्स हैं। ओपेक, ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। फिर जब ओपेक की ग्रुप की हम बात करते हैं, ओपेक जो ग्रुप है हमारा पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज को लेके हमारा एक ग्रुप है। इस ग्रुप की फॉर्मेशन 1960 में स्टार्ट हुई, जो कि बगदाद एग्रीमेंट के अंदर स्टार्ट हुआ। बगदाद बेटा प्लेस है आपके ईरान के अंदर। इस यहाँ पे एग्रीमेंट के अंदर जो ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री था, उन्होंने ग्रुप बनाया एंड दे डिसाइडेड कि हमें ऑयल प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट्स को कैसे वर्ल्ड मार्केट पे रखना है। उस पर कहीं ना कहीं चीज़ें ये ग्रुप इसलिए कहीं ना कहीं बना था हमारा ये। इस ग्रुप के अंदर फाउंडिंग मेंबर्स आपके थे, इराक था, ईरान था, एज वेल एज कुवैत था, एंड सऊदी अरेबिया था, एज वेल एज वेनेजुएला था। विद द पैसेज ऑफ टाइम इस ग्रुप के अंदर और भी मेंबर्स कहीं ना कहीं ऐड होते गए हैं। एंड आज की डेट में इस कंट्री में 12 मेंबर्स के हैं। फोर्थ है वो है साफ्टा। साफ्टा मीन्स साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मीन्स साउथ एशियन कंट्रीज की बात की जा रही है। ये जो आपका ग्रुप है 2004 में बना। साउथ एशियन कंट्री मीन्स कंट्री लाइक इंडिया, अफगानिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, आपका अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका एंड मालदीव्स। बेटे, ये ग्रुप बना था। नाउ ये इस ग्रुप ने अपना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को कहीं ना कहीं केम 2004 में साइन किया, जो कि केम इनटू इफेक्ट आया 2006 से। 1 जनवरी 2006 से केम इनटू इफेक्ट में आए। तो इसी के बेसिस के ऊपर अब हमें इनको अरेंज करना है। अगर हम अरेंजमेंट देखें तो सबसे मेंबर किसके हैं, यूरोपियन यूनियन के हैं, तो ईयू के हैं, तो मीन्स बी ऑप्शन हमारा पहले होना चाहिए। सेकंड हमारे पास मेंबर, अच्छा, हमारे साफ्टा मेंबर कितने हो गए, हमारे साफ्टा के 8 मेंबर्स हो गए, तो बी सी मेरा मेरा ऑप्शन बनना चाहिए। तो बी सी डी ए हमारा ऑप्शन बन रहा है, हाँ बन रहा है, तो आंसर हो गया हमारा फोर्थ। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है, यील्ड ऑफ पल्सेस, पल्सेस मतलब दालें, आर लो एंड फ्लक्चुएट फ्रॉम ईयर टू ईयर बिकॉज दे आर इन ग्रेट डिमांड इन द मार्केट। वेट लैंड क्रॉप है, रेन फेड क्रॉप ऑफ ड्राई लैंड एरिया, कल्टिवेट ओनली वन सीजन। देखो बच्चों, जब भी आपका कोई क्वेश्चन आ रहा है ना, आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ढूंढना है और थोड़ा तरीका दिमाग लगा के ढूंढना है, क्योंकि माइट बी पॉसिबल एक से ज्यादा ऑप्शन आपको सही लग रहे हैं और हो भी, मगर हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर निकालना है। यही हमारी डिमांड रहती है हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम और एमसीक्यूज की। तो यहाँ पे मेरे लिए पॉइंट क्या है, पल्सेस। अगर थोड़ा दिमाग लगाते हैं, जब पल्सेस माइंड में आ रही है तो हमें पता है कि पल्सेस की जो ग्रोथ है, पल्सेस हमारे सेमी एरिड रीजन में कहीं ना कहीं ग्रो होते हैं। और हम लोग इंडिया के पॉइंट पे कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं। सेमी एरिड क्लाइमेटिक कंडीशन हमारी कंट्री में स्टेट्स लाइक मध्य प्रदेश, राजस्थान, इवन महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका जैसी रीजन में आता है। तो सेमी एरिड मीन्स पल्सेस को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं है, एंड ना ही आपको बहुत हॉट क्लाइमेटिक कंडीशन की कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट है। मतलब मॉडरेट कहीं ना कहीं हमारा चल सकता है।
सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि पानी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। तो अब मैं इस पॉइंट को कहना कि जब रखते हुए चलता हूं, तो हमने बोला कि इसकी जो ग्रोथ है लोअर फ्लक्चुएट है फ्रॉम ईयर टू ईयर। क्यों? क्योंकि वेटलैंड क्रॉप, सर वेटलैंड क्रॉप तो पहले कैंसिल हो गया। ग्रेट डिमांड मार्केट में है, तो पल्सेस की डिमांड तो होती है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है। मगर बाकी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। रेन फेड क्रॉप ऑफ ड्राईलैंड एरिया। सर रेन फेड क्रॉप कहीं ना कहीं हमारी चीजें हो सकती हैं। जब रेन फेड क्रॉप को लेके बोलता हूं तो कहीं ना कहीं रेन फेड क्रॉप मीन्स वो एरियाज जहां जो कि रेनफॉल पे कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है। तो सेमी एरिड एरिया ऑफ इंडिया, जो इंटीरियर पार्ट ऑफ जो रीजन है, वो कहीं ना कहीं रेन पर डिपेंडेंट ही है। रेन पे डिपेंडेंट है ये भाई, क्योंकि हमारे इंडिया का मेजोरिटी ऑफ जो आपका जो क्रॉप्स हैं वो रेनफॉल पे डिपेंडेंट है। इरिगेशन सब जगह नहीं पहुंची है, तो दिस पॉइंट कैन बी कंसीडर। अच्छा, कल्टीवेट ओनली वन इन वन सीजन, नहीं ये ऐसा भी नहीं है। इंडिया में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट सीजन में हम लोग ग्रो करते हैं, तो ये ऑप्शन को भी हमने एलिमिनेट कर दिया। अब इन दोनों में से एक ही आंसर है। सर ग्रेट डिमांड मार्केट में है और रेन फेड क्रॉप इन ड्राईलैंड एरिया है, तो सर मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या बन रहा है? रेन फेड क्रॉप इन ड्राईलैंड एरिया है। इसी वजह से उसकी जो आपकी यील्ड है ऊपर नीचे हो रही है, क्योंकि सर मार्केट में डिमांड कम है। ग्रेट डिमांड इन मार्केट की वजह से लो एंड फ्लक्चुएट हो रहा है। तो जब ग्रेट डिमांड मार्केट में होंगी, उससे लोअर फ्लक्चुएट नहीं होगा, कहीं ना कहीं लॉजिकली बन रहा है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? रेन फेड क्रॉप ऑफ योर ड्राईलैंड एरिया। आंसर हो गया 2। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। बेटे देखो क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हम लोग। अरेंज दी अरेंज फॉलोइंग कॉज ऑफ फीमेल माइग्रेशन इन इंडिया एज पर more effective to less inactive according to 2011 सेंसस। 2011 के सेंसस के बेसिस के ऊपर फीमेल माइग्रेशन पे पॉइंट बोला गया है। यहाँ पे बताया गया है वर्क, एम्प्लॉयमेंट, मूव विद हाउस होल्ड, मूव आफ्टर बर्थ एंड मैरिज। तो बेटा अंडरस्टैंड वन थिंग, ये हमारा पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है। मगर हमें अपने एग्जामिनर, जो हमारे एग्जामिनर्स हैं, उन्होंने इस क्वेश्चन के बेस पे पिक्चर नहीं दी थी हमारे क्वेश्चन के ऊपर। ये तो हमने आपके लिए लगाई है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। इट मीन्स आपको जो अपनी बुक पढ़ रहे हो बहुत ध्यान से पढ़ना है, एक एक चीज को बारीक से पढ़ना है, तभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं ठीक होंगे। जैसे कि हम जानते हैं अब तो हमारे पास चॉइसेस भी नहीं वहां पे आ रही है एग्जामिनेशंस के अंदर, तो हम कोई क्वेश्चन छोड़ भी नहीं सकते हैं। कंपटीशन और हाई हो जाएगा और टफ हो जाएगा। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए चलते हैं। अगर हम फीमेल माइग्रेशन की बात करते हैं 2011 सेंसस के बेसिस के ऊपर, माइग्रेशन वी ऑल नो कि मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, फीमेल्स माइग्रेट करती हैं, हाँ करती हैं। सर फीमेल्स सबसे ज्यादा माइग्रेट करती हैं मैरिज की वजह से। 66% मैरिज रीजन बनता है फीमेल्स के माइग्रेशन का। जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे वर्क एम्प्लॉयमेंट, सर वर्क एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं करता, बट करता तो है। तो वर्क एम्प्लॉयमेंट को करें तो 2% एरिया, 2% जो वुमेन्स है वर्क एम्प्लॉयमेंट की वजह से कहीं ना कहीं मूव करती हैं। थर्ड हमारा है मूव विद हाउस होल्ड। सर मूव विद हाउस होल्ड की बात की जाए तो 12% जो वुमेन्स है हमारी, वो हाउस होल्ड के साथ अपने घर जब शिफ्ट होता है कहीं ना कहीं वो मूव करती हैं। एंड मूव्ड आफ्टर बर्थ की बात किया जाए, तो मूव्ड आफ्टर बर्थ की बात किया जाए तो वी कैन सी ओवर हियर 4% कहीं ना कहीं बन रहा है। तो इन्हीं के बेसिस पे हम लोग अरेंज कर लेते हैं। जब अरेंज कर रहे हैं तो सर डी ऑप्शन पहले आ रहा है, तो ये दोनों एलिमिनेट हो गए। तो डी के बाद कौन सा बनेगा? बी बनेगा, डी बी। देन उसके बाद आपका सी और ए। तो आंसर बन गया हमारे बच्चों 2। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रांसपोर्ट सिटी? जो बच्चों हमारे पास ऑप्शन देखिए, अंबाला दिया गया, झरिया दिया गया है, कांडला दिया गया है, एज वेल एज यू कैन से दिग्बोई दिया गया है। नाउ ट्रांसपोर्ट सिटी की बात की जा रही है। अंबाला हमारा कैंट एरिया है, हमारा कहीं ना कहीं कैंट एरिया में कहीं ना कहीं आता है। झरिया हमारा माइनिंग में कहीं ना कहीं आता है। ठीक है। कांडला की बात करें तो कांडला एक क्या है? पोर्ट है, जहां पे गुड्स का आना जाना कहीं ना कहीं है, तो दिस कैन बी कंसीडर्ड। दिग्बोई की बात करें, दिग्बोई सर अगेन हमारा ऑयल माइनिंग वाला एरिया है, तो ये ट्रांसपोर्ट सिटी में कहीं ना कहीं नहीं आया। तो इन सब बेसिस पे देखा जाए तो कांडला जो कि हमारा गुजरात में गल्फ ऑफ कच्छ रीजन में आता है, हमारा आंसर जाएगा आंसर नंबर 3। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। कैनाल कनेक्ट अटलांटिक ओशन विद पैसिफिक ओशन। तब कैनाल बताई गई है, इसमें बताओ कौन सी कैनाल जो है अटलांटिक ओशन पैसिफिक ओशन को हमारे कनेक्ट करती है।
जब सर अटलांटिक ओशन और पनाम ये पैसिफिक ओशन की बात करते हैं तो मीन्स हम ये बात कर रहे हैं ये दो एरियाज। सर यहाँ पे एक आपकी थी पनामा कैनाल, जो कि ब्रिटिशर्स ने बिल्ड की थी 1904 से लेके 1914 में जाके कंप्लीट हो गई थी। एंड इस पनामा कैनाल को हम लोग लॉक सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। बड़ी ही मतलब ये डिफिकल्ट टोपोग्राफी रीजन था, जहाँ पे शिप्स को लॉक सिस्टम के थ्रू यहाँ पे पास कराया जाता है। एंड इसके बेसिस के ऊपर हम बात करें तो आंसर बनेगा हमारा पनामा कैनाल। अच्छा, पनामा कैनाल की टोटल लेंथ कितनी है? 82 किलोमीटर की टोटल लेंथ है। तो ये आपको मैं पॉइंट बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हो सकता है एग्जामिनर इस बार क्वेश्चन इन सब चीजों से पूछ ले, तो आपको पता होना चाहिए। और जब भी अपने आप टॉपिक रिवाइज करोगे तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को माइंड में रखते हुए चलना। क्वेश्चन नंबर 6, मैच द फॉलोइंग। अगर आप ध्यान से देखें, हमें दिख रहा है कहीं ना कहीं एग्जामिनर के क्वेश्चन स्ट्रेट सिंपल फॉरवर्ड भी हैं, अरेंज द फॉलोइंग भी और मैच द फॉलोइंग भी है। तो यहाँ पे हमें दिया गया लिस्ट और लिस्ट वन अप्रोच ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट दिया गया और कैरेक्टरिस्टिक कहीं ना कहीं दी गई है। इनकम अप्रोच, वेलफेयर अप्रोच, बेसिक नीड अप्रोच एंड कैपेबिलिटी अप्रोच कहीं ना कहीं बात यहाँ पे की गई है। अभी हम इनको मैच करना है। तो इनकम अप्रोच हुई, नो डैट ये आपकी ओल्डेस्ट अप्रोच ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट में आती है। इनकम, पैसा, तो ओल्डेस्ट अप्रोच है, तो आंसर हमारा ए के साथ बन जाना चाहिए। तो मेरा आंसर वैसे थर्ड बन जाएगा, बट बाकी ऑप्शंस को हम जरूर देख लेते हैं। वेलफेयर अप्रोच की बात की जाए तो वेलफेयर अप्रोच मीन्स जहां गवर्नमेंट वेलफेयरिज्म के ऊपर पैसे स्पेंड करती है, तो हायर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन कैन बी ए थिंग। तो बी के साथ फोर गया, हाँ जी फोर ही बन रहा है। बेसिक नीड अप्रोच की बात की जाए तो बेसिक नीड अप्रोच किस कौन लेके आया था? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन दी थी। एंड दे टोल्ड दैट देयर आर सिक्स बेसिक नीड्स। तो सिक्स बेसिक नीड्स हमारी कौन से आती है? सर हमारी हेल्थ आता है, एजुकेशन की बात क्या की जाती है, फूड की बात की जाती है, वाटर सप्लाई की बात की जाती है, सैनिटेशन की बात की जाती है एंड हाउसिंग की बात की जाती है। तो सिक्स बेसिक नीड अप्रोच है। एंड कैपेबिलिटी अप्रोच की बात करें तो कैपेबिलिटी अप्रोच था एम्पावर करना लोगों को। तो कैपेबिलिटी अप्रोच डॉक्टर प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने हमारे ये कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट में इस कंसेप्ट को दिया था, जिसके बाद कहीं ना कहीं ह्यूमन डेवलपमेंट की रिपोर्ट आई थी। तो आंसर हो गया हमारा इसका थ्री पार्ट। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस। जब हम लोग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव क्या है? वर्ल्ड के ट्रेड को ऑर्गेनाइज करना। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मेशन 1994 की थी, बट वो केम इनटू एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस में कब आया? वो आया आपका 1 जनवरी 1995। कब आया आपका? 1 जनवरी 1995 में आया। एंड डब्ल्यूटीओ ने ही गैट को, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ को रिप्लेस किया था, जो कि 1948 में आपका बना था। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन, तो इसके बेसिस पे आंसर क्या गया मेरा? आंसर गया हमारा 1 जनवरी 1990। Coming on to question number 8, in which stage of demographic transition fertility remain high in the beginning but declined with time? बच्चों, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी को माइंड में लेके आना है। आपके लिए देखो मैंने यहाँ पे फिगर लगाई हुई है, तो इस ये चीज फटाफट आपके माइंड में आ जाए। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी क्या दिखा रहा था? तीन स्टेजेस, स्टेज वन, स्टेज टू, स्टेज थ्री। स्टेज वन में क्या था? बर्थ रेट डेथ रेट दोनों हाई थे। सेकंड स्टेज में क्या था? सेकंड स्टेज में बर्थ रेट स्टार्टिंग में सही था, मतलब स्टेबल था, देन इट वाज डिक्लाइन कंसिडरेबली। बट सेकंड स्टेज में क्या दिखा गया? बिकॉज ऑफ कमिंग अप ऑन मेडिकल फैसिलिटीज एंड अदर थिंग, डेथ रेट बहुत स्टेडली डिक्लाइन हुआ। एंड थर्ड स्टेज में क्या दिखा गया था? बर्थ रेट डेथ रेट दोनों क्या है? कम है। मगर इन सब चीज़ों को हमने कहीं ना कहीं कंट्री से रिलेट किया था कि थर्ड स्टेज में कहीं ना कहीं डेवलप कंट्रीज का पार्ट आती हैं, कनाडा, यूएस जैसी कंट्रीज। सेकेंड स्टेज में कहीं ना कहीं डेवलपिंग कंट्रीज का पार्ट कहीं ना कहीं रहता है। एंड फर्स्ट स्टेज में वो कंट्रीज रहेंगी जो ज़्यादातर लीस्ट डेवलप कंट्रीज में आती हैं। तो हमने यहाँ बोला क्या है कि फर्टिलिटी रिमेन जो है हाई है इन द बिगनिंग बट डिक्लाइन विद टाइम। तो सर क्या बनेगा हमारा? सेकेंड स्टेज बनेगा। क्या बनेगा हमारा? सेकेंड स्टेज आंसर बनेगा। तो आंसर हो गया आपका सेकेंड, कैनबेरा, द सिटी प्लान बाय। बट जब कैनबेरा की बात करते हैं, कैनबेरा हमारी कैपिटल है ऑस्ट्रेलिया की। एंड कैनबेरा सिटी को प्लान करने वाले पर्सन कौन थे? वो थे आपके वॉल्टर बर्ले ग्रिफिन, जो कि एक अमेरिकन आर्किटेक्चर थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं।
Which one of the following major port was developed to cater the need of western and northwestern part of the country? इंडिया के नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री की नीड को काटर करने के लिए पोर्ट बनाया गया था। बच्चों वो पोर्ट बनाया गया था, आपका यहाँ ऑप्शन है मुंबई पोर्ट वेस्टर्न पोर्ट है, मरमा गांव पोर्ट आपका गोवा में है, एंड जवाहरलाल नेहरू पोर्ट हमारा अगेन महाराष्ट्र में है। तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बनाया गया मुंबई के पोर्ट को कहीं ना कहीं रिलीफ देने के लिए। ठीक है। एंड जब हम लोग कांडला की बात कर रहे हैं, कांडला पोर्ट कैन बी देयर बिकॉज रीजन इज सिंपल, क्योंकि जब इंडिया का पार्टीशन हुआ था, जब पाकिस्तान बन गया था, तो पाकिस्तान का कराची पोर्ट पाकिस्तान चले गया, तो अल्टीमेटली सारा उस एरिया का प्रेशर मुंबई पोर्ट पे आ गया था। तो इंडिया कांडला पोर्ट के प्रेशर को रिलीज करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कांडला पोर्ट बनाया, जो कि हमारे वन ऑफ द ऑयल पोर्ट में भी आता है। तो आंसर हो गया हमारा 2। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11, अटल टनल। बच्चों अटल टनल हमारी कहाँ पे है? यहाँ क्वेश्चन है अटल टनल वॉज बिल्ट बाय, अटल टनल बनाई किसने? पहले हम देखते हैं अटल टनल है कहाँ पे है। सर अटल टनल एक टनल है जो कि हिमाचल प्रदेश में बनाई गई है। एंड इस जो ये बनाई गई है, हमारे जो रोहतांग पास वाला रीजन है, उस रोहतांग पास के रीजन में पीर पंजाल रीजन में ये हमारी बनाई गई है। इस अटल टनल के थ्रू हम लोग मनाली मनाली एंड लाहौल स्पीति को लिंक कर रहे हैं। ये जो टनल है आपकी अप्रोक्सीमेटली 9 किलोमीटर लंबी आपकी टनल है, जिसको बनाने वाला कौन है? वो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कौन है? सर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर काम करती है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर काम करती है, और इस ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मेशन हमारी 1960 की फॉर्मेशन हमारी है। तो वी कैन से दैट यहाँ पे हमारा आंसर बनेगा आंसर नंबर 2। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर जब 12 की बात करते हैं, अगेन मैच द फॉलोइंग है। सोशल ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी दिया गया है। हमें इनकी सब फील्ड से कहीं ना किसी को लिंक करना है। जब सोशल ज्योग्राफीज की बात करते हैं तो वी कैन इजीली लिंक हिस्ट्री। जब पॉलिटिकल ज्योग्राफी की बात करते हैं तो वी कैन इजीली लिंक विद आवर मिलिट्री साइंस। when we talk about population geography we can easily link with our demography। when we talk about economic geography we can easily link with our agriculture। तो with respect to it a का 3 बन रहा है, a का 3 हमारा ये जा रहा है, तो a का 3, b का 2, c का 4 एंड d का 1। आंसर विल बी योर 1। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13। Which of the following point about push factor of people migration are correct? Again migration, migrate लोगों का move करना। We know that migration दो वजह से, एक है पुश फैक्टर, एक है पुल फैक्टर। पुश फैक्टर आपको वहां से जाने के लिए है, पुल फैक्टर जब आप अट्रैक्ट होते हैं किसी चीज के ऊपर। तो यहाँ पॉइंट यह आ रहा है कि कौन सा पुश फैक्टर बन रहा है माइग्रेशन को लेके। पॉलिटिकल टर्मोइल, किसी एरिया में बहुत ज्यादा पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस है, कैन बी अ रीजन, यस। बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी, किसी एरिया में बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी है तो आप उस एरिया से जाओगे? सर लगभग तो नहीं जाएंगे। क्यों जाएंगे अगर अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज है? तो अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी अ रीजन कि इस एरिया से जाना चाहिए, पुश फैक्टर, हाँ दिस कैन बी। इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन, यस सर ये भी रीजन बनेगा। तो वी कैन इजिली से दैट आंसर हमारा ए सी ओ डी बनना चाहिए। क्या ए सी ओ डी हमारा आंसर बन रहा है? आंसर नंबर है हमारा 3। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14। कोब ओसाका रीजन ऑफ जापान is thickly populated because of। so कोब ओसाका रीजन वन ऑफ द रीजन है जापान में, जो कि अपने यू कैन से इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज के लिए मशहूर है। तो इंडस्ट्रीज की वजह से लोग वहां पे आते हैं, काम करते हैं, इस वजह से थिकली पॉपुलेटेड है। तो इसी पॉइंट पे अगर मैं देखूं क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन या माइनिंग ऐसा कुछ इंडस्ट्री का पॉइंट है? हाँ है। तो आंसर बन गया हमारा फोर्थ, इंडस्ट्रियलाइजेशन। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15। अगेन हमारे पास मैथ फॉलोइंग क्वेश्चन है। यहाँ पे रेलवे जोन दिए हुए हैं, यहाँ हेडक्वार्टर दिए गए हैं। तो रेलवे जोन और हेडक्वार्टर उसके याद करने हैं बच्चों ध्यान से। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, व्हेन वी टॉक अबाउट नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट को हम लोग इजीली यहाँ पे ऑप्शन में जयपुर के साथ लिंक कर सकते हैं। ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया कैन बी गोज विद आवर भुवनेश्वर, जो कि हमारा उड़ीसा में हो गया। साउथ ईस्टर्न पार्ट, व्हेन वी टॉक अबाउट साउथ ईस्टर्न पार्ट वी कैन इजीली टॉक अबाउट आवर कोलकाता रीजन, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट सदर्न पार्ट वी कैन इजीली टॉक अबाउट आवर चेन्नई।
तो अगर हम इन सब चीजों को लेते हुए चले तो हमारा आंसर बनना चाहिए ए का 3, बी का 4, एंड सी का 2, एंड डी का 1। तो आंसर बन गया आपका फोर्थ, आपका आंसर बन गया। कमिंग ऑन टू 16th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। जब भी नॉट आए बच्चों ध्यान से पढ़ना है, नॉट की तरफ ध्यान ले जाएगा आपका। नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ नमामि गंगे प्रोग्राम। जब भी हम लोग नमामि गंगे प्रोग्राम की बात करते हैं, नमामि गंगे प्रोग्राम गंगा की क्लीननेस को लेके है, गंगा की क्लीननेस को लेके है। तो गंगा की जब क्लीननेस की लेके बात की गई, तो नमामि गंगे की हम जब बात करते हैं, तो पहली बात ये थी कि हमने सीवर सिस्टम कहीं ना कहीं क्रिएट करना पड़ेगा, सो डैट सीवर्स का पानी कहीं ना कहीं गंगा में ना जाए। एक पॉइंट। इंडस्ट्रीज का एफिलिएंट, इंडस्ट्रीज का वेस्ट कहीं ना कहीं हमारे उस रिवर्स में ना जाए, ये उसका एक सेकंड आपका ऑब्जेक्टिव था। इवन यू कैन से रिवर फ्रंट्स की डेवलप करना, एफॉरेस्टेशन कहीं ना कहीं लेके आना, एफॉरेस्टेशन लेके आना। इवन यू कैन से आपका पब्लिक अवेयरनेस कहीं ना कहीं क्रिएट करना। तो ये ऑप्शंस कहीं ना कहीं हमारे बनते हैं, एकदम माइंड में आ जाने चाहिए। ऑप्शंस पढ़ते हैं, उस हिसाब से हम लोग क्लिक कर लेंगे। डेवलपमेंट ऑफ रिवर फ्रंट, यस सर, रिवर फ्रंट की तो बात है, तो ये होना चाहिए। मॉनिटरिंग ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट है, ये भी है सर, कि इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट कहीं ना कहीं हमारे उस रिवर्स में नहीं जाना चाहिए। एफॉरेस्टेशन अलोंग योर रिवर बैंक, यस ये भी करेक्ट है। डेवलपमेंट ऑफ ग्राम गंगा इन हिमाचल प्रदेश, ग्राम गंगा की डेवलपमेंट की बात की गई है, हाँ, मगर हिमाचल प्रदेश की नहीं, क्योंकि सर गंगा कहाँ से फ्लो करती है? सर गंगा फ्लो करती है आपकी उत्तराखंड से, उत्तराखंड से होने के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, बिहार के बाद वी कैन से वेस्ट बंगाल। तो सर हिमाचल प्रदेश तो नाम नहीं है ना, तो कहीं ना कहीं हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ हमारा आंसर हो जाएगा कि इट इज नॉट कमिंग अंडर योर ऑब्जेक्टिव। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 17, वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्पॉन्सर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें से कौन से वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को इंडियन गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर किया है? जब हम लोग नीरू मीरू की बात करते हैं, नीरू मीरू हमारा वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम था, जो कि आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर आपका किया था, जिसको वाटर एंड यू के नाम से भी हम लोग जानते हैं, वाटर एंड यू के नाम से जानते हैं। सेकंड है हमारा अरवरी पानी संसद। अरवरी पानी संसद की बात की जाए, तो अरवरी पानी संसद हमारा अगेन अलवर, अलवर में राजस्थान के थ्रू हमारा कहीं ना कहीं ये हुआ था। तो दिस कैन बी योर वन थिंग। जब हम लोग जल क्रांति अभियान की बात करते हैं, जल क्रांति अभियान हमारा यू कैन से इरिगेशन से लिंक है। इवन द सोर्स इरिगेशन से लिंक है हमारा इसका, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने वाटर कंजर्वेशन को लेकर बनाया था। इवन वी हैव अवर हरियाली, हरियाली कैन बी आवर आंसर, बिकॉज हरियाली की जब बात करते हैं, हरियाली एक आपका इंटीग्रेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का फोकस क्या था? इस प्रोग्राम को ग्राम पंचायत लेवल पे इसको क्रिएट किया जाए, सो डैट हम लोग वाटर को कंजर्व करें, हम लोग वाटर को कंजर्व करें। एंड इवन मोटिव यहाँ पे आपका ये भी था कि इरिगेशन के थ्रू आपकी इनकम जनरेट कर दे विलेजर्स के लिए। तो दीज थिंग्स कम अंडर यूर कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर नंबर फोर्थ, हरियाली प्रोजेक्ट। Coming on to 18th question. When we talk about 18th question, we have which of the following river basin has the highest replenishable groundwater resource in the country? हमें पता है हमारी रिवर्स और रेनफॉल दोनों ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करती हैं, मगर सबसे ज्यादा रिवर्स का रोल प्ले होता है। जिस एरिया से रिवर फ्लो कर रही होती है, उसी एरियाज में, मतलब जो भी आपका रिवर का बेसिन एरिया होता है, जहाँ से रिवर्स फ्लो कर रही हैं, उनके ट्रिब्यूटरीज फ्लो कर रही हैं, वही एरियाज में कहीं ना कहीं ग्राउंड वाटर अच्छा मिलता है। रीजन बीइंग, रिवर्स का जो ड्रेनेज बेसिन है जहाँ से फ्लो कर रहा है, वही वाटर धीरे धीरे लैंड में अंदर परकुलेट होता जाता है, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर पर फिल होता चलता है। तो अगर हम बात करें इन सब चीज़ों को लेते हुए, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी बेसिन, सर सारी रिवर्स हैं, तो ये तो सब रिचार्ज करती होंगी, हाँ करती होंगी। बट यहाँ हाईएस्ट किसका है? सर सबसे बड़ा ड्रेनेज बेसिन है इंडिया में किसका? गंगा रिवर बेसिन का है। तो आंसर बेटा हो गया हमारा गंगा। ठीक है। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 की बात करें, अगेन मैच दी फॉलोइंग क्वेश्चन है।
यहाँ पे हमें ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे दिए गई हैं, एलोकेशन दी गई है। ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज में हमें दिया गया ट्रांस साइबेरियन। ट्रांस साइबेरियन को हम लोग सीधा रशिया से हम लिंक कर सकते हैं। ट्रांस कैनेडियन को हम लोग कनाडा से लिंक कर सकते हैं। यूनियन पैसिफिक को हम लोग यूएसए से लिंक कर सकते हैं। एंड ओरिएंट एक्सप्रेसवे को हम लोग यूरोप से कहीं ना कहीं हम लिंक कर सकते हैं। तो इसके बेसिस के ऊपर अगर हम आंसर को लगाने की कोशिश करें तो वी हैव वन का है हमारा थर्ड, वन का थर्ड है, एंड बी का क्या है, फोर्थ है। तो वन का थर्ड बी, वन का थर्ड बी का फोर्थ, मतलब सेकंड हमारा जा रहा है। मेरी एडवाइस है जो आप इसको करो, बुक्स खोल के फिर से उनके टर्मिनल पॉइंट्स को देखो। इवन जो बुक्स में आपकी इमेजेस दी गई हैं, उन इमेजेस में आपके जो आपके स्टेशंस दिए गए हैं, उन स्टेशंस को ढंग से पढ़ो। क्यों? एग्जामिनर कैन क्रिएट ए क्वेश्चन। कैसे? कि आपके ट्रांस साइबेरियन रूट के इनमें से कौन सा स्टेशन, इस कौन सा पॉइंट जो इसका पार्ट नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ट्रांस साइबेरियन के अंदर वी नो दैट व्लादिवोस्टॉक एंड सेंट पीटर्सबर्ग टर्मिनल पॉइंट है, बट इन दोनों के बीच के भी तो पॉइंट्स जो हैं, उन पॉइंट्स को भी आपको ढंग से रिव्यू करना है। एग्जामिनर कैन मेक ए क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर, कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 20, विच आर द फॉलोइंग टाउन हैज been developed as a एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर आफ्टर इंडिपेंडेंस। जब भी हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर की बात करते हैं, मीन्स आपकी एक कैपिटल बनी इंडिपेंडेंस के बाद। तो जो हम लोग इन सब ऑप्शंस को लेते हुए चलते हैं, तो वही है भोपाल, दिसपुर, जयपुर एंड इम्फाल। तो अगर हम इसको लेकर चलें तो दिसपुर इज आवर ऑप्शन, क्योंकि गुवाहाटी एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट था असम में, मगर कैपिटल कौन सी बनी आपकी? दिसपुर आपकी कैपिटल बनी असम की। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट अबाउट डेयरी फार्मिंग आर करेक्ट? डेयरी फार्मिंग जैसी आए माइंड में, काउस, कैटल्स, जो हमारे लिए एक मीन्स मिल्क प्रोडक्ट के लिए बहुत चीज़ें जिसको हम काम करते हैं इनको लेके। ऑप्शन है हमारे पास कि हाईली कैपिटल इंटेंसिव है। सर यस, डेयरी फार्मिंग में कैपिटल तो बहुत लगेगी लगेगी। हाई यील्ड पर एकड़ ऑफ लैंड है। सर हाई यील्ड पर एकड़ ऑफ लैंड सर कहीं ना कहीं नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि फार्मिंग थोड़ा हो रही है यहाँ पे। डेयरी फार्मिंग मतलब ये थोड़ा है कि आप एग्रीकल्चर कर रहे हो, नहीं। हाईली लेबर इंटेंसिव, हाँ सर हाईली लेबर इंटेंसिव है, क्योंकि एनिमल्स की टेक केयर के लिए आपको सब चीज़ें कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट पड़ती है। मेनली प्रैक्टिस नियर अर्बन एरिया ऑफ इंडस्ट्रियलाइज सेंटर। सर यस, ये पॉइंट करेक्ट है। तो ए सी डी ऑप्शन होना चाहिए। ए सी डी ऑप्शन है, हाँ है। आंसर हो गया आपका 3। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 22, आइडेंटिफाई द करेक्ट पॉइंट अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट। अर्बन प्रॉब्लम, अर्बन एरिया से प्रॉब्लम हमें करेक्ट करना है। प्रॉब्लम्स कौन सी अर्बन एरिया के इसके अंदर? शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग कहीं ना कहीं है। सर अर्बन एरिया में कहीं ना कहीं शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग तो है। सर वर्टिकल एक्सपेंशन ऑफ हाउसिंग, मतलब सर ऐसे ऊपर की तरफ बिल्डिंग, हाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी हैं। सर ग्रोथ ऑफ स्लम, तो ग्रोथ ऑफ स्लम भी देखा गया है, क्योंकि जो भी माइग्रेशन हो रही है उसकी वजह से स्लम्स कहीं ना कहीं क्रिएट हो रही हैं। इवन वी कैन से अर्बन एरिया का 17% जो पॉपुलेशन है हमारी कंट्री स्लम एरिया में रहती है, तो ये भी देखा गया है। वेरी हाई लेवल ऑफ सोशल बाउंडिंग, तो सोशल बाउंडिंग कहीं ना कहीं नहीं है। सोशल बाउंडिंग हमें ज्यादातर रूरल एरिया में दिखती है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन के हिसाब से वन सी और डी होना, वन सी और बी होना चाहिए। आंसर हो गया हमारा 1। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्रॉप ऑफ राइस इन वेस्ट बंगाल? राइस, वी नो इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। एंड इंडिया में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है? सबसे बड़ा प्रोड्यूसर इंडिया में है आपका वेस्ट बंगाल। क्योंकि सर राइस को हॉट एंड ह्यूमिड काइंड ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए, जो कि वेस्ट बंगाल में अवेलेबल है। इवन वेस्ट बंगाल वन ऑफ द स्टेट है जहां पे राइस आप 3 सीजन में आप लोग ग्रो करते हो, जिसको हम लोग अस, अमन एंड बोरो के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन देखिए कौन सा क्रॉप नहीं है राइस का? अस है, अमन है, बोरो है। जायद तो सर हॉट ड्राई रीजन, हाई हॉट ड्राई सीजन हो गया, तो आंसर हो गया सेकंड, क्योंकि पूछा गया था नॉट। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ डेफिनेशन ऑफ अर्बन एरिया इन इंडिया? अर्बन एरिया की डेफिनेशन क्या है पहली बात तो? सर अर्बन एरिया उसी को दिया गया है, एज पर 2011 सेंसस अर्बन एरिया उसी को डेजिग्नेट किया गया है जहां की मिनिमम पॉपुलेशन आपकी 5,000 होनी चाहिए। एटलीस्ट 75% मेल वर्कर इंगेज होंगे नॉन एग्रीकल्चर के अंदर।
एटलीस्ट उस एरिया की जो पॉपुलेशन है 400 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर होनी चाहिए। ये तीन बेसिक चीजें हैं अर्बन एरिया को लेके। तो सर हमें यहाँ दिख रहा है, यहाँ लिखा हुआ है एटलीस्ट 75% ऑफ योर मेल, फीमेल वर्कर, फीमेल तो हो नहीं सकते सर, मेल वर्कर की बात की गई है। फोर्थ पॉइंट है कंटेनमेंट बोर्ड ऑफ नोटिफाइड एरिया, हाँ सर ये भी आता है। तो बेटा नॉट के बेसिस पे आंसर हो गया हमारा 2। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 25। लिस्ट ऑफ क्रॉप दिए गए हैं और उनके हमें क्लाइमेटिक कंडीशन से मैच करना है। जब हम लोग वीट की बात कर रहे हैं तो वी ऑल नो दैट वीट आपका बेटा एक टेम्परेट क्रॉप में हमारा आता है। राइस की बात की गई, जस्ट हमने डिस्कस किया, राइस आपका ट्रॉपिकल ह्यूमिड में कहीं ना कहीं लिंक हो जाएगा। कॉटन की बात की है तो हम लोग कॉटन को ट्रॉपिकल सेमी एरिड में लिंक कर सकते हैं। एंड ग्राम की बात की है तो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक कंडीशन से लिंक कर सकते हैं। तो आंसर हो गया ए का 3, बी का सॉरी, हमारा बन रहा है यहाँ पे ए का 3, बी का 1, सी का 4। तो आंसर क्या बेटा हमारा सी का 4 था ना। आंसर क्या हमारा सेकंड। ठीक है। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 26। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट स्लम इन एशिया? इंडिया का एंड एशिया का सबसे बड़ा जो स्लम वो कौन सा है? धारावी है। धारावी कहाँ पे आपका? मुंबई में है। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 27। टू कंपनसेट द लॉस ऑफ चित्रगांव पोर्ट आफ्टर पार्टीशन, पोर्ट वाज डेवलप्ड। चित्रगांव पोर्ट है कहाँ पे? सर चित्रगांव पोर्ट है आपका बांग्लादेश में। आज की डेट में कहाँ पे है? बांग्लादेश में। अगर मैं इसी को पॉइंट को ध्यान में रखते चलूं, सर बांग्लादेश जब ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान बना, चित्तरगांव पोर्ट चले गया, तो सारा प्रेशर किस पे आ गया था? कोलकाता पोर्ट पे आ गया था। कोलकाता पोर्ट कहाँ पे आपका? हुगली पे, हुगली रिवर पे है। कोलकाता पोर्ट पे सारा प्रेशर आ गया था। तो कोलकाता पोर्ट से प्रेशर रिलीज करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या बनाया आपका? हल्दिया पोर्ट बनाया। हल्दिया पोर्ट आपका डाउन स्ट्रीम में बनाया गया, गंगा हुगली रिवर के, जो कि 104 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम पोर्ट बना। और इस पोर्ट ने कहीं ना कहीं कोलकाता पोर्ट का जो प्रेशर थोड़ा सा रिलीज किया। तो आंसर हो गया हमारा 1। अरेंज द फॉलोइंग सिटी, क्वेश्चन नंबर 28, अरेंज द फॉलोइंग टाउन सिटीज ऑन द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन फ्रॉम एंशियंट टू प्रेजेंट। मींस एंशियंट टाइम से लेके प्रेजेंट टाइम तक आपकी ये सिटीज जो बनी है उनको आप अरेंज करिए। दिल्ली, पटना, सूरत, भुवनेश्वर। बट दिल्ली होगी दिल्ली सल्तनत के टाइम पे, तो दिल्ली सल्तनत को कहीं ना कहीं हम लोग मिडीवल पीरियड में डाल सकते हैं। जब मिडिवल पीरियड की बात करी, दिल्ली की बात करी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक वाज दी वन ऑफ द पर्सन जिन्होंने दिल्ली को एस्टेब्लिश किया था। देन पटना की बात की जाए, पटना की बात की जाए तो वी आर टॉकिंग अबाउट आवर पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा हमारा मीन्स यू कैन से आपका एंशियंट टाइम। एंशियंट टाइम मीन्स एंशियंट टाइम मीन्स यू कैन से चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम की बात की गई है हमारे। सूरत की बात के, सूरत को डेवलप किसने किया था? ब्रिटिशर्स ने डेवलप किया था। ब्रिटिशर्स ने एज ए पोर्ट सिटी को डेवलप किया था सूरत को लेके। भुवनेश्वर हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, जो कि अभी रिसेंटली बनी है, उड़ीसा। तो अगर मैं इसको अरेंज करूं तो सबसे पहले सर हमारा बी जाएगा, BACD। बी, बी यहाँ पे है, ये ऑप्शन डिलीट हो गए। बी के बाद गया हमारा कहाँ गया, सॉरी, BACD। तो बेटा आंसर बन गया हमारा BCAD, सेकंड आपका आंसर बन गया। क्वेश्चन नंबर 29। अरेंज द फॉलोइंग अप्रोचेस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी इन असेंडिंग ऑर्डर। ह्यूमन ज्योग्राफी को असेंडिंग ऑर्डर में हमने लगाना है। एरियल डिफरेंशिएशन, सन 1930s। एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन मींस आपका यू कैन से अर्ली कॉलोनियल पीरियड, जब कॉलोनी आपकी कॉलोनियल गवर्नमेंट, कॉलोनियल कहीं ना कहीं बननी स्टार्ट हुई थी, अर्ली कॉलोनियल पीरियड। स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन मींस आपका 1950s एंड 60s के बीच का टाइम। एंड रीजनल एनालिसिस की जब बात करते हैं तो हम बात करते हैं लेटर कॉलोनियल पीरियड की बात करते हैं। उसके बेस पे हम लगा लेते हैं। तो लेट्स से दैट हमने बोला आपका, तो हमें असेंडिंग ऑर्डर मीन्स यू कैन से छोटे से बड़े में जाना है। तो बड़े छोटे से बड़े में जाएंगे तो यू कैन से सबसे पहले हमारा आएगा बी। बी के बाद हमारा आएगा आपका, बी आया, फिर डी आया, फिर ARC आया, BD, सॉरी, BDAC। आंसर बन गया हमारा, थर्ड हमारा आंसर बन गया। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 30।
रोड ट्रांसपोर्ट इज प्रेफर्ड ओवर रेलवे एस। सर रोड ट्रांसपोर्ट को हम लोग इसलिए कहीं ना कहीं पसंद करते हैं क्योंकि रोड ट्रांसपोर्ट कहीं ना कहीं उन सब एरियाज में बहुत यूजफुल है जहाँ पे टोपोग्राफी डिफिकल्ट है, जहाँ पे ट्रेन एंड सब चीजें कहीं ना कहीं नहीं पहुंच सकती। तो इसको पॉइंट में लेते हुए चलते हैं माइंड में। सर इट प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस, हाँ सर करेक्ट है। ये सर डोर टू डोर सर्विस हमें रोडवेज कहीं ना कहीं देती है। कवर लॉन्ग डिस्टेंस, सर लॉन्ग डिस्टेंस कवर करती है रेलवे। बट हमें जो भी चीज़ डिस्कस करनी है रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करनी है। सर रोडवेज टू आपकी आपकी डोर टू डोर सर्विस दे रही है, क्या रेलवे दे रही है? सर रेलवे तो नहीं दे रही है। कवर लॉन्ग डिस्टेंस, सर रेलवे ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस कवर करने में सक्षम है एज कंपेरिजन टू योर रोडवेज के। कैन कैरी लॉट ऑफ वेट, सर रोडवेज कर सकती है बट रेलवे ज्यादा करती है। टेक लेस टाइम टू रीच लॉन्ग डिस्टेंस, सर हाँ वो रेलवेज करती है रोडवेज नहीं करती। तो आंसर बन गया हमारा वन। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 31। अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफ 2020, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज ऑन द टॉप? बच्चों हम लोग जब ह्यूमन डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं, जब हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट का कंसेप्ट जो था डॉक्टर महबूब उल हक ने दिया था। डॉक्टर महबूब उल हक ने दिया था, जो कि एक आपके पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट थे। और उन्हीं के साथ अमर्त्य सेन ने मिलके 1990 के अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट का कंसेप्ट निकाला और ह्यूमन डेवलपमेंट का इंडेक्स निकाला। और उसी ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडेक्स को यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने अडॉप्ट किया। और सिंस तब से लेके अब तक हर साल यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को कहीं ना कहीं निकालते हुए आया है। अब 2020 की बात करें तो कंट्रीज ऑन द टॉप में बात करें तो सर ये कंट्रीज कहीं ना कहीं यूके, जर्मनी, नॉर्वे एंड चाइना। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में इनकी अच्छी रैंकिंग है। पर इन सब में सबसे अच्छी रैंकिंग इसकी है, वो है नॉर्वे की है। ठीक है। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 32। द लैंड लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर वन और लेस देन वन एग्रीकल्चर ईयर इज नोन एज। सर अगर किसी भी लैंड को अगर आप कुछ एक टाइम के लिए छोड़ देते हो तो उसकी कैटेगरीज बनाई गई हैं। एक कैटेगरी है आपकी करंट फैलो। करंट फैलो क्या है? अगर आप किसी भी लैंड को अगर एक साल से कम, एक और एक साल से कम के टाइम पीरियड में छोड़ देते हैं, उसमें कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं करते, डैट कम अंडर यूर करंट फैलो। अगर आप किसी एक लैंड को एक साल से ज़्यादा छोड़ते हो और 5 साल से कहीं ना कहीं कम पीरियड में आप उसको यूज नहीं करते हो, डैट कम अंडर यूर फैलो अदर देन करंट फैलो। ठीक है। एंड उससे ज़्यादा चीज़ें होती हैं तो कहीं ना कहीं वो बैरन लैंड में कहीं ना कहीं हमारा चले जाता है। तो अगर हम लोग इस ऑप्शन को देखते हुए चलें तो लेस देन 1 ईयर बोला गया है। तो लेस देन 1 ईयर मीन्स यू कैन से हमारा आंसर बन रहा है आपका करंट फैलो। आंसर बन गया हमारा 3। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 33। द नेचुरल हार्बर सिचुएटेड एट द एंट्रेंस ऑफ जुआरी रिवर। सर जुआरी रिवर, जुआरी जुआरी एक्चुअली कहाँ पे है? सर वो है आपकी गोवा में। तो सर वहां पे कौन सा आपका मरमागांव पोर्ट है। आंसर विल बी अवर 3 विल बी अवर आंसर। कमिंग ऑन टू 34। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ऑब्जेक्टिव ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन इस पानी का प्रोविजन करना, रेनफॉल के थ्रू नहीं, वाया कैनाल इरिगेशन, वाया ट्यूबवेल इरिगेशन, यू कैन से पाइप वाटर, सब चीजें आपके कहना इरिगेशन है। और इरिगेशन वर्ड यूज कहाँ होता है? एग्रीकल्चर में। इतनी चीज माइंड में रहनी चाहिए। अब इस पॉइंट्स को हम पढ़ते हैं। प्रोटेक्टिव इरिगेशन फॉर द प्रोटेक्टिव इरिगेशन इज फॉर प्रोटेक्टिंग द क्रॉप्स। क्या हमारा ये रीजन बन सकता है? सर ऑब्जेक्टिव इरिगेशन का ये है कि अगर हम लोग प्रोटेक्टिव इरिगेशन कर रहे हैं तो क्रॉप्स को कहीं ना कहीं हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे। सर यस पॉइंट तो सही है सर, कहीं ना कहीं हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे। प्रोडक्टिव इरिगेशन इज फॉर प्रोवाइडिंग सफिशिएंट मॉइस्चर टू द सॉइल फॉर क्रॉपिंग। तो ये भी सही है। अगर हम लोग प्रोडक्टिव इरिगेशन के लिए हम जाते हैं, productive irrigation is for providing sufficient soil sufficient moisture for to soil cropping। बिल्कुल सा करेक्ट जा रहा है। प्रोवाइडिंग इरिगेशन टू बाजरा, मूंग, ग्राम कम अंडर प्रोडक्टिव इरिगेशन नहीं। सर अगर आप इरिगेशन प्रोवाइड कर रहे हो लाइक बाजरा, मूंग एंड ग्राम को, जो कि पहले ही ड्राई क्रॉप्स में आते हैं, सेमी ड्राई रीजन में आते हैं, उनको बहुत ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर दोगे भी तो क्यों दोगे? उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो वो प्रोटेक्टिव इरिगेशन से लिंक हो जाएगा rather देन की प्रोडक्टिव इरिगेशन से।
फोर्थ ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। इन प्रोडक्टिव इरिगेशन वाटर यूटिलाइजेशन पर यूनिट एरिया इज हायर देन प्रोडक्टिव इरिगेशन, यस इट इज ऑल्सो करेक्ट। तो बच्चों हमारा आंसर क्या बन गया बेटा? आंसर बन गया हमारा ए, बी और डी। आंसर होगा आपका थर्ड। कमिंग ऑन टू 35th क्वेश्चन। स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन नेचुरल एंड ह्यूमन वर्ल्ड इज कॉल्ड एज। जब भी हम लोग ह्यूमन और नेचर की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट अवर ह्यूमन ज्योग्राफी। सो आंसर विल बी आवर फर्स्ट। कमिंग ऑन टू 36 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ आवर एग्रीकल्चर बिजनेस एग्रीकल्चर बिजनेस ऑन इंडस्ट्रियल स्केल कंसिडर एज सेकेंडरी एक्टिविटी? आपको एग्रीकल्चर बिजनेस जो इंडस्ट्रियल स्केल पे यूज हो रहा है सेकेंडरी एक्टिविटी में, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हुए कहीं ना कहीं आगे चलेंगे। यहां पे हमारे लिए ऑप्शन आ रहा है राइस क्रॉपिंग, वीट कल्टीवेशन, टी प्लांटेशन, प्रोसेसिंग एंड कल्टीवेशन ऑफ पल्सेस। सर एग्री बिजनेस में हमारा टी प्लांटेशन एंड प्रोसेसिंग जाएगा rather देन की राइस क्रॉपिंग, वीट कल्टीवेशन एंड कल्टीवेशन ऑफ पल्सेस के अंदर। तो वी कंसिडर आंसर हो गया हमारा थर्ड। कमिंग ऑन टू 37th क्वेश्चन। Population increase by difference between birth and death in a particular region between two point of time is referred as। सर जब हम लोग डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट बात करते हैं, वी टॉक अबाउट नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। जब उस जब उस पॉइंट में हमारा आपका व्हाट वी कैन से आपकी माइग्रेशन लिंक हो जाता है, इन माइग्रेशन आउट माइग्रेशन, देन वी टॉक अबाउट आवर एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। तो हमारा बेटा आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पे? सेकेंड, नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। कमिंग ऑन टू द पीपल लिविंग इन कोल्ड एरिया, द पीपल लिविंग इन योर वेरी कोल्ड एरिया ऑफ हाई लैटिट्यूड। हाई लैटिट्यूड मीन्स कहीं ना कहीं टेम्परेट एंड ऊपर की बात कर रहे हैं। बाय आर्टिफिशियल हीटिंग कीपिंग देयर होम वार्म, हाँ जी होता ही है। इज एन एग्जाम्पल ऑफ, सर ये किसका एग्जाम्पल है? नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस का एग्जाम्पल है, या फिर ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर का एग्जाम्पल है, इन्वायरमेंटल डेटर्मिनिज्म का, कि स्टॉप एंड गो डेटर्मिनिज्म का? सर ये एग्जाम्पल है ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर का। क्यों? आपने टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली अपने आप को उस एरिया में अडेप्ट करने की। तो आंसर हो गया आपका वन। कमिंग आउट 39th क्वेश्चन। Arrange the following development in the radio services in India in chronological order। तो रेडियो सर्विस की जब बात करते हैं, इंडिया में रेडियो सर्विसेज 1923 में स्टार्ट हुई थी, जो कि क्लब ऑफ बॉम्बे के थ्रू स्टार्ट हुई थी। तो जी जैसे मैंने बोला, वो सामने भी मुझे दिख रहा है, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग स्टार्टेड बाय रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे इन 1923। अब क्वेश्चन भी क्या था? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, सीक्वेंस कहीं ना कहीं बनानी है हमें, स्टार्टिंग से लेके बाद तक की। अच्छा, ऑल इंडिया रेडियो चेंज टू आकाशवाणी। बच्चों जो हम लोग आकाशवाणी की बात करते हैं, आकाशवाणी हमारा बना था हमारा 19 1957 में। ऑल इंडिया रेडियो चेंज टू आकाशवाणी, तो वी से दैट ये था आपका ईयर 1957। गवर्नमेंट ब्रॉड रेडियो ब्रॉडकास्टिंग अंडर इट्स कंट्रोल 1923 में। जब हमारा ये रेडियो क्लब बना, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको अपने कंट्रोल में ले लिया था। ये था ईयर आपका 1930। रेडियो ब्रॉडकास्टिंग वाज चेंज टू ऑल इंडिया रेडियो, तो बेटा ये हुआ आपका 1936 में हुआ। एंड 1936 के बाद वो आकाशवाणी बना था। तो इसके बेसिस पे अगर हम देखा जाए, तो हम क्या देख पा रहे हैं? हम देख पा रहे हैं सबसे पहले हमारा जाएगा बी ऑप्शन, तो ये हमने ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। बी के बाद हमारा गया, बी के बाद वी कैन से वी हैव सी, सी के बाद वी हैव डी, एंड वी हैव ए। तो आंसर हो गया हमारा सेकंड, हमारा आंसर हो गया। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 48। Which of the following point about objective of industrialization policy in 1991 are correct? 1991 की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंडस्ट्रियल पॉलिसीज क्या था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने इकोनॉमी को ओपन किया, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन को लेके आई। अल्टीमेटली गवर्नमेंट का मोटिव ये था अपनी इकोनॉमी को ओपन करना। तो ये छोटा टॉपिक माइंड में आना चाहिए। लेट्स गो विद द पॉइंट। गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, हाँ सर कहीं ना कहीं होगा एम्प्लॉयमेंट बढ़े, तो ये हमारा ऑप्शन बन सकता है। अटेन इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस, तो ये भी करेक्ट है।
क्योंकि कहीं ना कहीं मोटिव क्या होगा, इंटरनेशनल कंपनीज है, इकोनॉमी को ओपन किया जाए, मेंटेन ए सस्टेन्ड ग्रोथ इन प्रोडक्टिविटी, अपनी कंट्री की प्रोडक्टिविटी को कहीं ना कहीं इनहेंस करना, दिस कैन बी अ पॉइंट। सर ये पॉइंट भी कहीं ना कहीं हमारा हो सकता है। नाउ इमीड नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये आ रहा है, इमीडिएटली प्रोवाइड बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। सर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी को बेटर करना तो था ही था, बट यहाँ पॉइंट है इमीडिएटली, नो। तो बेटे जहां ऐसे वर्ड हो, इमीडिएटली, ओनली, इन सब चीजों को बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो बेटे हमारा आंसर क्या बन जाएगा, हमारा ए बी एंड सी आंसर हो गया हमारा फर्स्ट। कमिंग ऑन टू 41st क्वेश्चन, जैसे हम जानते हैं हमें पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, केचडी बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, एंड माइट भी पॉसिबिलिटी कि एक पैराग्राफ नहीं होगा, एक चैप्टर में से डिफरेंट डिफरेंट लाइंस बना के एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, एंड उसके बेसिस पे हमें कहीं ना कहीं क्वेश्चंस को आंसर करना है। तो ये जो हमारा पैराग्राफ है कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से लिंक्ड है, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर से लिंक है, एंड उसी के बेसिस पे हमारा ये पैराग्राफ दिया गया है। तो लेट्स गो विद द क्वेश्चन। मेरी सजेशन जो रहेगी, पैराग्राफ को ढंग से पढ़ना, क्योंकि काफ़ी चीज़ें आपको वहीं से क्लिक कर जाएंगे, वहीं से आंसर आंसर मिल जाएगा, मगर आपकी रीडिंग बहुत फास्ट होनी चाहिए, तभी ये सारा काम ढंग से हो पाएगा। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज नोन एज, तो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को हम लोग प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर के हम लोग नाम से हम लोग जानते हैं। तो बेटा आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सेकंड हो जाएगा, क्योंकि प्लांटेशन एक्सटेंसिव और इंटेंसिव आपके बाकी टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर है। क्वेश्चन नंबर 42nd, 42nd अगेन पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन ही है। मिल्पा इज अ टाइप ऑफ प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इन, मिल्पा वाली एक्टिविटी को हम लोग कहाँ पे कर रहे हैं, सब मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिकन रीजन में कहीं ना कहीं आता है। तो आंसर हो गया हमारा सेकंड। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए प्लांटेशन क्रॉप, कौन सा एक प्लांटेशन क्रॉप आपका नहीं है। द प्लांटेशन क्रॉप कॉटन, टी, शुगर केन एंड वीट। सर वीट हमारा एक प्लांटेशन क्रॉप नहीं है, अदरवाइज कॉटन, टी और शुगर केन हमारे प्लांटेशन क्रॉप में हमारे आते हैं। कमिंग ऑन टू हमारा क्वेश्चन नंबर 44, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, अगेन दिया हुआ है, करेक्टराइज ऑफ स्लैश एंड बर्न एक्टिविटी, स्लैश एंड बर्न एक्टिविटी की करेक्टरिस्टिक नहीं है। अच्छा स्लैश एंड बर्न एक्टिविटी है क्या, ट्राइबल पीपल जो आपके फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं, वो अपने फॉरेस्ट एरिया को एक एरिया को क्लीन करके एग्रीकल्चर करते हैं, जैसे उस एरिया की प्रोडक्टिविटी कम होने लगती है, दे मूव टू अनदर एरिया, उसको भी कट करके बर्न कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड एज स्लैश एंड बर्न एक्टिविटी इन शॉर्ट। नाउ cover large aerial coverage, use primitive tools, produce consume locally, parcels of cultivated land change after some year। अगर सिर्फ सबको पॉइंट को पढ़ते चलें, लार्ज एरियल कवरेज, सर ये कहीं ना कहीं नहीं है, तो प्रिमिटिव टूल का यूज है ही है, लोकली प्रोड्यूस को कंज्यूम करते हैं, पार्सल्स ऑफ लैंड चेंज आफ्टर सम ईयर, हाँ कुछ टाइम के बाद एक लैंड से दूसरी लैंड चले जाते हैं। तो आंसर क्या होगा हमारा वन। कमिंग ऑन टू 45th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू प्लांटेशन एग्रीकल्चर। जब प्लांटेशन एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो बड़ी बड़ी जो जहाँ पे आपका स्पेसिफिक वन क्रॉप को लेके आप लोग कल्टीवेट करते हैं, लार्जली जो ट्रॉपिकल रीजन में हमारी कल्टीवेशन चलती है, वो हमारी प्लांटेशन एग्रीकल्चर में कहने की चीज़ें आती हैं, जिसमें हम लोग क्रॉप्स को इंडस्ट्री ले आते हैं, इंडस्ट्री में जाके फिर से रिन्यू किया एंड हमने को उसको आगे मार्केट में बेचा, दो थिंग्स कम अंडर आवर प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो साइंटिफिक मेथड ऑफ कल्टीवेशन है, यस सर कहीं ना कहीं रहेगा। लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, सर लेबर इन्वेस्टमेंट भी है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी है, रहेगी रहेगी। रिक्वायरमेंट ऑफ चीप लेबर से कहीं ना कहीं रहेगा। मल्टीपल क्रॉपिंग नहीं सर, सर सिंगल क्रॉप होता है प्लांटेशन के अंदर, तो आंसर हो गया हमारा फोर्थ। कमिंग ऑन टू कमिंग ऑन टू 46 क्वेश्चन। बच्चों अगेन केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, बट केस स्टडी दूसरी आ गई है। ये क्वेश्चन हमारा मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, हमारा यूएनडीपी के ऊपर कहीं ना कहीं क्वेश्चन है ये। इसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लिंक्ड हमारे पास, चलो इस क्वेश्चन को हम करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर यूएनडीपी रिपोर्ट मेंशन, इफ डेवलपमेंट इज नॉट इन इन जेंडर्ड इट विल बी इंडेंजर्ड। अगर हमने डेवलपमेंट को मतलब डिस्क्रिमिनेशन के साथ चलेंगे तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट नहीं होगी। तो ये बात यूएनडीपी ने कब की थी, ईयर था 1995। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 47, विच वन ऑफ नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स इज रिलेटिवली हाई इन, किस सेक्टर में
वुमेन्स का नंबर कहीं ना कहीं हाई देखा गया है। दिस इज योर प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में कौन सा सेक्टर आपका? एग्रीकल्चर सेक्टर कहीं ना कहीं हमारा आता है। कमिंग ऑन टू 48th क्वेश्चन। ओके बेटा, कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 48। अ division of society into male, female and transgender believed to be। सर डिवीजन ऑफ सोसाइटी नेचर और बायोलॉजिकल है? सर सोसाइटी का डिवीजन नेचर और बायोलॉजिकल नहीं हो सकता। सोशल एंड बायोलॉजिकल, तो सोशल हो सकता है और बायोलॉजिकल नहीं हो सकता। बट इफ आई से दैट सोशल और नेचुरल है, समवट, क्योंकि नेचर ने मेल फीमेल और जेंडर को डिवाइड किया है, बट सोसाइटी ने मेनली किया है, तो social and natural can be an answer. Coming on to number 49, the gender discrimination is a crime against male, female, humanity, transgender. The humanity is a right answer. जब हम लोग जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं, एक जेंडर डिस्पैरिटी इंडेक्स होता है। जेंडर डिस्पैरिटी इंडेक्स। सर जेंडर डिस्पैरिटी जो इंडेक्स है वो हमारी वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म इस इंडेक्स को निकालती है, जिसके बेसिस पे अगर आज की ना बात करें, तो कंट्री विद द लीस्ट जहाँ पे जेंडर डिस्पैरिटी है वो है आपका आइसलैंड है। एंड जहाँ पे सबसे ज़्यादा डिस्पैरिटी है बेटे वो हमारा है भूटान। इंडिया में भी कम नहीं है, इंडिया में भी काफ़ी डिस्पैरिटी है। एंड इंडिया की रैंकिंग आती है 129 अंडर योर जेंडर डिस्पैरिटी इंडेक्स को लेते हुए। तो दीज आर बेसिक थिंग जिसको आप माइंड में आपको रखनी चाहिए। तो कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 50, जो कि इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे क्या पूछा गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इज ए साइकोलॉजिकल कैंपेन है, क्या वुमेन एम्पावरमेंट को लेके कैंपेन है, सोशल कैंपेन है या फिर इकोनॉमिक कैंपेन है? देखिए, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आपका पॉलिटिकल कैंपेन लगा सकते हैं, बट अगर राइट आंसर क्या है? सर वुमेन एम्पावरमेंट कैंपेन है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मोटिव यही है कि हम लोग अपना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के थ्रू वुमेन एम्पावरमेंट करें, वुमेन्स की एजुकेशन को बढ़ाएं। इवन इससे हमारी कंट्री का जो सेक्स रेशियो वो कहीं ना कहीं आपका इम्प्रूव होगा। एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन इज अ मेजर थिंग। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर दिस बेटा आपका डिस्कशन। आपके कुछ कमेंट्स आप लिख सकते हैं, कुछ भी चीज़ डिस्कस करना चाहें आप डिस्कस कर सकते हैं। एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज put a button or put a click on like. Good day to all of you. God bless you to all.